हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम रजत है। मैं एक सीनियर एचआर रिक्रूटर हूं। रिक्रूटर जिसको आप एज एचआर कंसल्टेंट भी जानते होंगे। यानी हमारा काम आपकी जॉब एप्लीकेशन और जॉब के बीच में एक ब्रिज का होता है। यानी जो आप जॉब अप्लाई करते हो उसको एक रिक्रूटर ही स्क्रीन कर आपको आपकी जॉब तक पहुंचाता है। यानी मैं अगर अपने काम की बात करूं तो मेरी जॉब प्रोफाइल में जॉब पोस्टिंग, सीवीज को स्क्रीन करना, इनिशियल इंटरव्यूज करना, फाइनल इंटरव्यू टेबल तक पहुंचाना, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको फाइनल ज्वाइनिंग तक पहुंचाना होता है। ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम मुद्दे पर आते हैं, यानी जो इस वीडियो का टॉपिक है, यानी जो मेन प्रॉब्लम है आपकी, हम उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो का टॉपिक है कि आपको इंटरव्यूज की कॉल नहीं आ रही है, यानी आप जॉब अप्लाई करते हो, आप वेट करते हो कि आपको उस जॉब अप्लाई के अगेंस्ट रिक्रूटर का, एचआर का कॉल आएगा, लेकिन वो कॉल आप तक नहीं आ रही है। आप परेशान हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो क्या रही है। दोस्तों, होता क्या है कि अगर मैं कोई जॉब पोस्ट करता हूं, मान लीजिए कोई एक नंबर ऑफ पोजीशन एक है और मैंने जॉब पोस्ट की, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास कई 100 रिज्यूमे आ जाते हैं, यानी कभी कभी 300 से 400 रिज्यूमे आ जाते हैं। अब इतने रिज्यूमे को एक एक कर देखना और उनमें से शॉर्टलिस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास, कंपनीज के पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो रिज्यूमे को फिल्टर करके स्क्रीन करके हमें दे देते हैं। लेकिन मैं पहले ये बात करता हूं कि अगर आपको जॉब एप्लीकेशन की अगेंस्ट कॉल नहीं आ रही है तो उसकी क्या क्या मेन रीजंस हो सकते हैं। देखिए, रीजन कई हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि जो जॉब आप अप्लाई कर रहे हो सकता है कि वो रिलेवेंट ना हो, आपकी प्रोफाइल से मैच ही ना करती हो। आजकल क्या होता है कि आप किसी भी एक जॉब पोर्टल पे जाते हो जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, आपने एक जॉब की सर्च लगाई और उसमें से जितने भी जॉब उसने शो किए, आगे एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स पे आप टिक करते हो, मास अप्लाई कर देते हो। कई बार तो आप ये देखते भी नहीं कि जिन जॉब में आपने अप्लाई किया है उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, उन्होंने कौन कौन सी स्किल्स डिमांड की थी अपनी जॉब की। ऐसे आप जॉब अप्लाई करते हो तो बहुत हद तक चांस होता है कि आप उस जॉब के लिए सुटेबल ही नहीं हो, आपकी स्किल्स उस जॉब के रिलेवेंट नहीं है, तो रिक्रूटर्स की कॉल आने की पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं। दूसरा, कई बार ये होता है कि जब मैं कोई जॉब पोस्ट करता हूं और उसके अगेंस्ट मेरे पास ढेर सारे एप्लीकेशन आते हैं, तो कभी कभी किसी कैंडिडेट्स का मेरे पास कॉल आता है कि सर, मैंने आपकी जॉब पोस्टिंग के अगेंस्ट अप्लाई किया है लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला। तो मैं ये सोचता हूं कि अरे, इस कैंडिडेट का सीवी तो मैंने देखा ही नहीं है, कि इस कैंडिडेट का सीवी तो मेरे सामने आया ही नहीं। हो सकता है कि आप भी अपने सीवी को रिक्रूटर को भेज रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो, आपकी तरफ से तो वो सीवी चली जा रही है, लेकिन वहां पर जाकर उस कंसल्टिंग एजेंसी में या कंपनी के सॉफ्टवेयर में वो फंस जा रही है, आगे रिक्रूटर तक नहीं पहुंच रही। यानी जो कंसर्न पर्सन है, जो वो सीवी को स्क्रीन करता है, उसके सामने आपकी सीवी पहुंच ही नहीं रही है, दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको वो रिस्पॉन्ड कहां से करेगा। हो सकता है कि आप उस जॉब के लिए सुटेबल भी हो, आपकी स्किल्स उस जॉब के लिए सुटेबल हो, लेकिन फिर भी आपकी सीवी वहां तक नहीं पहुंच पा रही। आपकी सीवी कंसर्न पर्सन या रिक्रूटर तक नहीं पहुंच रही है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि शायद आपकी सीवी एटीएस फ्रेंडली नहीं है। अब आप कहोगे कि यार, ये एटीएस क्या चीज आ गई, मैंने तो एक जॉब अप्लाई की है और मुझे लगता है कि वो रिक्रूटर के पास पहुंच गई और रिक्रूटर मेरी सीवी को देखेगा और मुझे कॉल करेगा। लेकिन ये बीच में एटीएस नाम का विलेन कौन आ गया जो मेरी सीवी को रिक्रूटर तक पहुंचने नहीं दे रहा है। तो एटीएस का मतलब होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, यानी वो सिस्टम जो एक बल्क डेटाबेस में से सुटेबल रिज्यूमों को निकालकर रिक्रूटर के सामने पहुंचाता है। यानी
आजकल कंपनीज एजेंसीज ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करती है जो रिज्यूमे को स्क्रीनिंग, इनिशियल स्क्रीनिंग का काम करती है। वो काम कैसे करती है? इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसमें कुछ कीवर्ड्स देते हैं। वो कीवर्ड्स जो जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती है, जो उस जॉब के लिए जिसके लिए हमें कैंडिडेट चाहिए होता है, उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स होती है, उन स्किल्स को हम उस सॉफ्टवेयर में मेंशन करते हैं। और जिन जिन रिज्यूमे में वो स्किल्स क्लियरली मेंशन होती है, उन रिज्यूमों को एटीएस फिल्टर करके हमारे सामने लाकर दे दें और हमारे काम को बहुत आसान बना देता है। यानी जहां हमें 500 से 600 सीवीज को स्क्रीन करना होता, एक बहुत लंबा टाइम देना होता, वहां पर अब हमें मैक्सिमम 40 to 50 सीवीज को ही चेक करना है और उसमें से ही हमें सूटेबल रिज्यूमे निकालना है। तो अब यह सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम अपनी सीवी को एटीएस फ्रेंडली कैसे बनाएं। यानी हम अपनी सीवी में ऐसे कौन से डिटेल्स मेंशन करें जिसको एटीएस स्क्रीन कर ले, जिसको एटीएस प्रोसेस करके हमें कम से कम जॉब रिस्पॉन्स तो दिलाई दे। सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका रिज्यूमे किस तरह का होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपको एक जॉब फॉर्मेट की कौन सी डिटेल्स कब आनी चाहिए। ये सारी जानकारी नहीं है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने डिटेल्स में सारी जानकारी दे रखी है कि आप अपनी सीवी कैसे बनाएं और कौन सी डिटेल्स कहां पर मेंशन करनी चाहिए। अब हम वापस आते हैं एटीएस पर। यानी आपको अपनी सीवी एटीएस फ्रेंडली बनानी है, यानी अपनी सीवी को एटीएस का दोस्त बनाना है, फ्रेंड बनाना है। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि आपके दोस्त की पसंद और नापसंद क्या है। यानी एटीएस किन चीजों को पसंद करता है आपकी सीवी में और किन चीजों को नहीं पसंद करता है। जिन चीजों को पसंद करता है वो आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करें, जिनको नहीं पसंद करता है उनको इग्नोर करें। तो मैं शुरू करता हूं कि एटीएस किन चीजों को नहीं पसंद करता है आपकी सीवी। तो एटीएस को ग्राफिक्स एंड डिजाइन्स नहीं पसंद है। यानी अगर आपका रिज्यूमे में एक ग्राफिक पैटर्न आपने यूज कर रखा है, ढेर सारे बॉक्सेस में बना रखे हैं, डिजाइनिंग रिज्यूम बना रखा है, तो वो एटीएस उसको प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि वो उन कीवर्ड्स को उन बॉक्सेस में से नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है और कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे को इग्नोर करके रिसाइकिल बिन पे डाल देता है। तो पहली चीज कि आपका रिज्यूमे सिंपल फॉर्मेट में क्लियर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि आपके रिज्यूमे में वो स्किल्स मेंशन होनी चाहिए जो उस जॉब के लिए, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी किसी भी जॉब को अप्लाई करने से पहले आपको एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना चाहिए ध्यान से। उसमें जो स्किल्स मेंशन होती हैं वो स्किल्स अगर आपके रिज्यूमे में ऑलरेडी मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मेंशन है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्किल्स मैं कैसे मेंशन करूं, तो इसके लिए आप एआई की मदद ले सकते हो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की मदद ले सकते हो। कई टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो आपको कीवर्ड्स सजेस्ट करती हैं। आप उनमें क्या कर सकते हो कि आप वो जॉब डिस्क्रिप्शन डाल दो और साथ में अपना रिज्यूमे पेस्ट कर दो। वो आपके रिज्यूमे में वो स्किल्स मेंशन कर देंगी या आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कौन सी स्किल्स कहां पर मेंशन कर सकते हो, और ये आपका काम बहुत हद तक आसान कर देगा। तो इस तरह से आप अपने रिज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बना सकते हो। अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करने के बाद, एटीएस फ्रेंडली बनाने के बाद, चाहो तो आप उसका एटीएस स्कोर भी चेक कर सकते हो। उसके लिए भी कई वेबसाइट्स और एप्स होते हैं। आप अपना रिज्यूमे वहां पेस्ट करोगे तो वो आपके एटीएस का स्कोर आपको बता देंगे कि आपका एटीएस स्कोर कितना है, यानी आपका रिज्यूमे कितनी % एटीएस फ्रेंडली है। अब इसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि आपने रिज्यूमे बना लिया, अब आप जॉब अप्लाई करने के लिए रेडी हो, तो कभी भी रैंडमली जॉब मत अप्लाई करना। रैंडमली जॉब अप्लाई करना एक अच्छा आइडिया नहीं होता है। इससे आपको न तो कंपनी के बारे में आपको बहुत नॉलेज होती है या कंपनी किस पोजीशन पे हायर कर रही है कैंडिडेट्स को, वो भी आपको आइडिया नहीं होता। आप सिर्फ क्या करते हो कि किसी भी जॉब पोर्टल पे जाते हो
वहां पर आपने 10-20 जॉब सेलेक्ट किया और मास अप्लाई कर दिया, तो ना आपको उस अपॉर्चुनिटी की बहुत ज्यादा डिटेल्स पता होती है, और जब आपका रिज्यूमे वहां जाता है तो वो ऑलमोस्ट पहले ही राउंड में फिल्टर हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्किल्स आपकी मैच नहीं करेंगे वहां पे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप स्पेशलाइज्ड जॉब को अप्लाई करो। आपके माइंड में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है, आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है। आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने रिज्यूमे को प्रिपेयर करो, उसके लिए आप इंटरव्यू की तैयारी करो, तो आपको एक बेहतर करियर स्टार्ट मिलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जब इनिशियल लेवल पे बहुत जल्दी में होते हैं कि हमें लगता है कि बस हमें जॉब शुरू करनी है। कई बार हमारे ऊपर फाइनेंशियली और सोशली प्रेशर भी होता है, लेकिन एक बात आप गांठ बांध लो कि इनिशियल प्रेशर तो आप हैंडल कर लोगे, लेकिन अगर आपको करियर के बीच में जाकर, जब आप अपने 40-45 में होते हो, वहां पर अगर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वहां पर अगर आपको हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर आपको कहीं हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर आपके लिए एक बहुत बुरा दौर हो जाता है। अगर आपकी इनिशियल स्टार्टिंग अच्छी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं करियर ग्रोथ में प्रॉब्लम आती ही आती है। तो थोड़ा वेट करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, स्पेसिफिक जॉब अप्लाई करो। उसके लिए आप जॉब पोर्टल्स यूज कर सकते हो। अगर आप लिंक्डइन पे नहीं हो तो लिंक्डइन पे अपना रजिस्ट्रेशन करो और लिंक्डइन को यूज करो, और स्पेसिफिक जॉब अप्लाई करके ड्रीम जॉब की तरफ अपना कदम बढ़ाओ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एक आपको आइडिया लग गया होगा कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आगे प्रोसेस क्या होता है, उसकी स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होती है, आपको इंटरव्यू कॉल कब और कैसे आती है, और नहीं आती है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं जॉब से, इंटरव्यूज से रिलेटेड वीडियोस, अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करता रहता हूं, और जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपको लगता है कि आपके सर्किल में कोई ऐसा है जिसको इस वीडियो की जरूरत है या जिसको इस वीडियो से फायदा हो सकता है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।